Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। या इनको वीजा फ्री उन्होंने अभी कुछ देर पहले की बातें बता रहे हैं ना। हाँ, पहले कैसे, लेकिन अभी मैं वैसे कह रहा हूँ, हमने कभी इतने उनकी हिस्ट्री देखी ही नहीं है ना कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है या इस तरह से चीजें भी हुई होंगी। आज पहली बार रशिया आए और यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई एंटोनिली पिनायेव से, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेके रशिया के पहले प्रभु बने। पर इन सारी गतिविधि पर गिद्ध जैसी नजर थी रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी की, क्योंकि केजीबी के लिए इस्कॉन एक अमेरिकन संस्थान था और कोल्ड वॉर एरा की वजह से ये एक बड़ा सस्पिशन था। इसके बाद वही हुआ जिसका केजीबी को डर था। इस्कॉन रशिया में फैलने लगा, जिससे केजीबी को यकीन हो गया कि ये सीआईए का काम है। 1970-80 का सोवियत रशिया कम्युनिस्ट विचारधारा पे चलने वाला एक कोल्ड, नास्तिक, मटेरियलिस्टिक, नॉन सोशल, नॉन एम्पैथेटिक सी सोसाइटी थी। बिल्कुल निर्जीव, बेजान और बेरंग सी सोसाइटी। पर इस्कॉन की टीचिंग, संकीर्तन, डांस, भजन इस बेरंग और निर्जीव सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत था, जिसने रशिया के इंटेलेक्चुअल लोग जैसे कि इंजीनियर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस को तेजी से अट्रैक्ट किया और इस्कॉन जल्द ही पॉपुलर होने लगा। पर इससे तीन संस्थाओं को बहुत तकलीफ हो रही थी: कम्युनिस्ट सरकार, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और रेडिकल इस्लामिस्ट। कम्युनिस्ट सरकार रशिया के लिए तीन बड़ा खतरा मानती थी: वेस्टर्न कल्चर, पॉप म्यूजिक और हरे कृष्णा। क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट एक हिंदू बुत परस्ती करने वाले रिलीजन को रूस में नहीं चाहते थे और इन वजह से केजीबी ने इस्कॉन डिवोटी पर भारी प्रताड़ना स्टार्ट कर दिया। हरे कृष्णा पर प्रतिबंध लगाया गया, पब्लिक प्रीचिंग और चैंटिंग को बैन कर दिया गया, जिससे इस्कॉन एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। इस्कॉन के बुक्स को बैन किया जाने लगा और उसके ट्रांसलेशंस पर रोक लगा दिया गया। कोई भी इस्कॉन डिवोटी मिलता था तो केजीबी उसे पागल खाना भेज देती थी। पर इस पर भी इस्कॉन श्रद्धालु हार नहीं माने। चोरी छुपकर लोग अपने घर में ही कीर्तन करने लगे और वहां एकत्रित होने लगे। अपनी माला और चोटी को छुपा कर रखते, चोरी छुपे तुलसी माला को हाथ से ही पिरोते और अन्य श्रद्धालुओं को देते। श्रील प्रभुपाद के बुक बैन होने की वजह से अर्मेनिया के इस्कॉन से अर्मेनियन भाषा के इस्कॉन बुक्स को किसी तरह स्मगल करते थे और फिर श्रद्धालु चोरी छुपे उसे रशियन में ट्रांसलेट करते थे। फिर इन बुक्स के पन्नों को फाड़ फाड़ कर स्टालिन और मार्क्स के बुक्स के पन्नों के बीच छुपाकर दूसरे शहर में भेजा जाता था और फिर उस सिटी के श्रद्धालु इन सारे पेजेस को जोड़ते थे, उनकी कॉपीज बना के डिवोटीज के बीच बांटते थे। और केजीबी भी लगातार इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ने में लगी रहती थी। अगर इस्कॉन का कोई गुरु या हाई पोस्ट वाला श्रद्धालु मिल जाए तो उसे वो दूर सर्बिया के ठंडे एरिया वाले पागल खाने में भेज देती थी, जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप जाके प्लीज एक दफा जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो जाकर देखिए और अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज उसमें से कुछ खरीदिए। खरीद भी सकते हैं आप लोग, अपने लिए या फिर किसी और के लिए भी खरीद सकते हैं आप लोग। आपको उस पर ऑफर मिलेगा तो प्लीज जरूर जाकर देखिएगा और अगर आप खरीदते हैं तो आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ऐसे ही 23 वर्ष के दो तेज तरह श्रद्धालु थे, सर्किस और गागी, जो ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे। पर कृष्ण के शरण में आने के बाद न सिर्फ उन्होंने ड्रग्स छोड़ा बल्कि पूरी तरीके से सात्विक और कृष्ण भक्ति वाला जीवन जीने लगे। इस्कॉन प्रमोशन में इनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के कारण ये दोनों केजीबी के नजर में आ गए और इन्हें भी साइबेरियन लेबर कैंप में भेज दिया गया। ये लेबर कैंप्स एक्चुअली में एक टॉर्चर कैंप होते थे। सर्किस, गागी को अन्य श्रद्धालुओं को पागलों वाले इंजेक्शंस दिए जाते थे। उन्हें अंधेरे सीलन वाले कमरों में रखा जाता था, जिसे कई को टीबी हो गया। वेजिटेरियन होने की वजह से ये श्रद्धालु दिन के सिर्फ 3 ब्रेड पे जिंदा रहते थे, जिससे उन्हें कमजोरी हो गई। श्रद्धालु सूखे ब्रेड पर नमक लगाते थे ताकि सलाइवा बने और चबाने में आसानी हो। सर्किस ने सॉल्टेड ब्रेड नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ के कर्मचारी कई
कई बार इन ब्रेड पर फिश ऑयल लगा देते थे, जिसके कारण ये श्रद्धालु कई दिन तक भूखे रहते थे। पर इस मेंटल टॉर्चर से भी यहाँ के श्रद्धालु टूटे नहीं। कैंप के कर्मचारी आए दिन इन श्रद्धालुओं के पास से इस्कॉन की चीजें जब्त करते थे। पर इतनी दूर सर्बिया में इस्कॉन के आइटम्स आते कहाँ से थे? एक्चुअली ये श्रद्धालु ब्रेड के टुकड़ों को ही अपने रस्सी में पिरोकर जाप माला बना लेते थे, टूथपेस्ट से तिलक लगाते थे, बेडशीट को धोती बना के पहनते थे। और इतना मेंटल टॉर्चर सहने के बाद भी इतना साहस, ये देखकर केजीबी ने इन्हें फिजिकल टॉर्चर भी स्टार्ट कर दिया। कईयों को इतना मारा गया कि उनके दांत टूट गए, कुछ श्रद्धालु अंधे हो गए, टीबी के मरीजों को दवा डाइट पे ही रोक लगा दिया गया। पर इन सब के बावजूद जेल के अंदर और बाहर इस्कॉन श्रद्धालुओं का ये संघर्ष चलता रहा और हरे कृष्णा मूवमेंट को केजीबी तोड़ नहीं पाई। और जल्द ही कृष्ण के श्रद्धालुओं की प्रार्थना श्री कृष्ण ने सुन ली। 1980s में पूरे विश्व के इस्कॉन संस्थाएं आवाज उठाने लगी। इंटरनेशनल कमिटीज बनाई गई, जैसे कि फ्री सोवियत कृष्णास। यूएन में सोवियत रशिया की इस बर्बरता पर डिस्कशन हुए। विश्व हिंदू परिषद और इंडो रशियंस ने भी डिफेंड रशियन हिंदूज कैंपेन चलाया सोवियत संघ के अगेंस्ट। प्रहलाद दास, जो उस समय एक बालक अवस्था में थे, उन्होंने द कृष्णा किड्स नामक एक म्यूजिक बैंड बनाया और सोवियत रशिया का कृष्ण भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार पर EMI रिकॉर्ड, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कंपनी थी, उसके साथ फ्री द सोवियत कृष्णास एल्बम रिलीज किया। Well, in a way, it was very successful because in the beginning there were 36 Hare Krishnas imprisoned in the Soviet Union. Now there are only 5. इस एल्बम के सक्सेस ने सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव पर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया और सोवियत यूनियन टूटने से 2 साल पहले 1989 में सभी हरे कृष्णा डिवोटीज को रिलीज कर दिया गया और मॉस्कॉन को ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। यानी अब कृष्ण भक्त खुले में चैंटिंग कर सकते हैं। पर आखिर कब तक? सिर्फ 6 साल बाद ही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इस्कॉन को फॉल्स रिलीजन घोषित कर दिया और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने लगी। और 1997 में रशियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिससे उसने रशिया की बहुत तेज़ होती हैं, फटाफट ख़त्म होती हैं। मतलब मैं बड़ी अजीबोगरीब मेरे अंदर एक आदत है कि शॉर्ट वीडियो 2 दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ। मतलब 2 दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा देखने वाली थी। मैं तब जैसे शॉर्ट वीडियो चलती है, फिर उसके बाद ये एक दफ़ा में देती हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर देखता हूँ। तो मैं लॉन्ग 2 तरह के लोग होते हैं, लॉन्ग कंटेंट देखते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखते हैं। तो मुझे शॉर्ट वीडियो 2-2 3-3 दफ़ा प्ले, कि आप लॉन्ग वाले हो। तो इस वजह से मतलब एक दफ़ा में जो चीज़ समझ ही नहीं पाई, समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें बात क्या हुई है। खैर, इस वीडियो में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, ये डिबेट अभी तक चल रही है, अभी तक बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि आर्यंस जो है मतलब माइग्रेशन, असल इंसानों के जो पुराने लोग थे वो यहाँ से यहाँ आए। रशिया से यूरोप आए हैं। या यूरोप वाले जो कहते हैं कि वो यहाँ से यहाँ आए थे, या इंडियंस कहते हैं या हम कहते हैं। लेकिन अभी ये तय है कि जब हमारा कल्चर, हमारा इतिहास इतना पुराना है तो यहीं से गए होंगे ना। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, इंसानी सभ्यता मिली है, एक तहजीब मिली है, जो खंडरात मिले हैं, जो शहर मिले हैं, जब वो 5-5, 6-6 हज़ार साल पुराने मिल चुके हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है कि यहीं से ज़्यादातर लोग। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक